बल्कि विकसित भारत के संकल्प का सशक्त युग है और यह दावा है देश की सत्तारूढ़ सरकार का। केंद्र सरकार की माने तो वह सबका साथ सबका विकास के मंत्र को लेकर समर्पित भाव से निरंतर आगे बढ़ रही है, विकास के नए प्रतिमान गढ़ रही है। तो विपक्ष का कहना है कि 11 सालों में केवल आम आदमी को निराशा ही हाथ लगी है। कुल मिलाकर केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने पर बीजेपी और विपक्ष के बीच तीखी बयानबाजी जारी है। इसी को लेकर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार अपने 11 साल पूरे कर चुकी है। देश भर में कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री मोदी सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियों के बारे में मीडिया से संवाद कर रहे हैं, जन संवाद कर रहे हैं। पीएम मोदी के कार्यकाल को स्वर्णिम काल बता रहे हैं। वहीं मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल जोरदार पलटवार कर रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि सरकार के दावे और वादे महज कागजी और किताबी हैं। सरकार के भ्रष्टाचार मुक्त शासन के दावे खोखले साबित हुए हैं और उनके द्वारा किए गए विकास के दावे प्रचार तक ही सीमित हैं। विपक्ष की माने तो जनता अब समझ चुकी है कि असली विकास आंकड़ों और विज्ञापनों में नहीं बल्कि जमीनी हकीकत में होना चाहिए। लेकिन विपक्ष में से ही कुछ स्वर केंद्र सरकार की हिमायत में नजर आ रहे हैं। अलीगढ़ पहुंचे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की जुबानी सुनिए। इनके नाम अच्छा लोगों ने वोट दिए, 2 बार लगातार जो है रीइलेक्ट हुए हैं। अब देखें इस टर्म में कितना होता है। वैसे अगला टर्म तो अभी दूर है, लेकिन केंद्र सरकार के इन 11 सालों पर कांग्रेस कह रही है कि एक बार भी केंद्र सरकार ने ये नहीं बताया कि पिछली सरकार ने क्या किया। उमर अब्दुल्ला प्राइम मिनिस्टर हमारे मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी, गुलाम नबी आजाद साहब, नहीं थे सब। हमने वो टनल ओपनिंग करवाया, हमने वो पूरा, लेकिन एक शब्द भी उन्होंने पिछले गवर्नमेंट क्या काम करी और हम कहां से कहां तक किए, उन्होंने कभी एक ही दुनिया को जोड़ने वाली, दुनिया को करने वाली यही बात वो करते हैं कि देखो यही कार में बैठ के हम गए। मैं खुद इनॉग्रेट किया उसका, यानी मनमोहन सिंह जी करे। तो उनका क्या है कि जो हम काम करते हैं उसको तो नहीं, ये टनल तो हम जो करते हैं उसका तो नहीं बोलते हैं। प्रबुद्ध वर्ग के विरोधी ये नहीं सोचना चाहिए। अगर हमारी पार्टी प्रबुद्ध वर्ग की विरोधी होती तो आज अखिलेश जी जिस कुर्सी से गए हैं, मैं ब्राह्मण हूँ, पांडे हूँ, सनातनी हूँ, आज उस कुर्सी पर उन्होंने मुझे बैठाया। बहुत लोग को बैठा सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, यही योग नहीं, यही यहाँ बैठे। तो आपका सम्मान समाज में रहा, समाज में प्रबुद्ध वर्ग का सम्मान रहा, इसलिए रहा कि आप सबके सेवा में रह रहे। हनुमान जी के भाव से सबकी सेवा करते थे, इसलिए सभी आपकी पूजा करते। मुझे याद है मेरे गांव में पंडित जी कथा सुनाने आते, सत्यनारायण पढ़ता था। अब प्रथा है कि नहीं, पहले पूर्णिमा को सुना। तो वहीं सपा भी बीजेपी को कोस रही है, तो विपक्ष को कुछ नहीं सूझता, न समझ आ रहा है आखिर बीजेपी सरकार ने, केंद्र सरकार ने क्या नया किया, क्या काम पुख्ता किया। सपा सांसद तो यहाँ तक कह रहे हैं कि आम आदमी को सिर्फ निराशा ही हाथ लगी इन 11 सालों में। पिछले 11 सालों में देश में केवल और केवल आपसी तनाव बढ़ा है। सुनिए। समाजवादी पार्टी ये ऐसा महसूस करती है कि 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी ने आपसी रिश्तों को बिगाड़ा है। जन कल्याण का कोई काम ऐसा नहीं हुआ जिसके चलते कहा जा सके ये हमारी उपलब्धि है। आप लोग अभी जानते हैं आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने एक लड़ाई शुरू की। पहलगांव में लोग मारे गए, आतंकवादियों का शिकार बनाया। आज तक हम लोग ये चिन्हित नहीं कर पाए तो आतंकवादी कौन थे। दूसरा मैं निवेदन आपसे करना चाहूंगा कि 370 जब जम्मू कश्मीर में खत्म की हुई और नोटबंदी खत्म हुई तो इस सरकार ने मोदी के लिए कहा था कि हमने आतंकवाद की कमर तोड़ दी। आज हमारे देश में आतंकवाद है तो मोदी को उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए।
लेकिन 11 सालों में देश की तस्वीर कितनी बदली, आजादी का अमृत काल कैसा रहा, जन कल्याण से लेकर नव निर्माण वाले विकास के लंबे दावे कर रही जनता से बीजेपी इनके वादों और हकीकत को जनता के सामने रख रही है। सुनिए। सरकार के 11 साल हुए हैं और 11 साल में इतने अचीवमेंट हमारे देश ने किए हैं, जिसमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता और उनका प्रखर नेतृत्व जो रहा है, उसमें जो हमारे हिंदुस्तान की पीढ़ियां जिनको याद करती थी या काम हमारे कब होंगे, ऐसे ऐसे कार्य करके हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुए हैं। जैसे 3 तलाक हुआ, जैसे राम मंदिर का मामला हुआ और ऑपरेशन सिंदूर जैसे कि हमारे देश पर कोई आंख उठा के नहीं देखे, इस तरह के करके और आज आर्थिक स्थिति में भी हमारा देश चौथे नंबर पे लाने का एक माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का दूरदर्शी का परिणाम है। आज जब मैं आपके बीच में 11 वर्ष पूरे होने पर बातचीत करने के लिए बैठा हूं, तो दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत में दुनिया के 4 देश, अगर मैं कहूं अमेरिका, चीन, जर्मनी के बाद चौथा आर्थिक दृष्टि से महाशक्ति के रूप में उभरा हुआ देश है, तो वो भारत है। सामरिक दृष्टि से अगर हम कहें 2014 से लेकर के 2025 के बीच में आतंकवादियों के जो हमले होते थे, उसका जवाब सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और अभी ऑपरेशन सिंदूर जो अभी जारी है, उसके माध्यम से देने वाला भारत एक ऐसा देश है जिसके बारे में कहा जाता है, पहले कहते थे कि सत्य यदि दुर्बल हुआ तो कौन उस पर काम देता, शक्तिशाली की गलत भी बात यह जग मान लेता। पहले अमेरिका का दुश्मन अगर पाकिस्तान में छिपा है, तो अमेरिका अगर पाकिस्तान में घुस करके अपने दुश्मन ओसामा बिन लादेन को मारे तो वो जायज माना जाता था। लेकिन अगर भारत अपने दुश्मन को पाकिस्तान में घुस करके मारे तो उसको कहते थे नहीं, ये तो गलत है। लेकिन आज का भारत ऐसा नहीं है। अगर अमेरिका अपने दुश्मन को पाकिस्तान के अंदर घुस करके मार सकता है, तो भारत की सेना भी पाकिस्तान में अगर देश का दुश्मन छिपा हुआ है तो उसके ठिकाने पर सटीक निशाना लगा करके उसको मार सकता है, उसके अड्डे को तबाह कर सकता है। हम 1.5 लाख ऐसे लोगों को बिना ब्याज के लोन दे रहे हैं, 5 लाख रुपए तक का, कि जो लोग हुनर तो जानते हैं लेकिन उनके पास पैसा नहीं। ऐसे लोगों को न गारंटी चाहिए न ब्याज देना और 10% मार्जिन बनी भी देना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, उप मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 25% तक की सब्सिडी अभी तक दी जा रही है। तो ये हर तरह से उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए काम किया गया और उसी आधार के ऊपर नीति आयोग का आंकड़ा है ये कि 6000 लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। आज अगर आप देखेंगे तो आज अपराध अपने न्यूनतम स्तर पर। अब पुरानी सरकारों के समय अगर आप देखेंगे 2012 से 17 तक तो किस प्रकार की अराजकता होती थी, कि रोज दंगे होते थे, रोज बम विस्फोट होते थे और सरकारें दंगाइयों के साथ खड़ी रहती थी, उनका संरक्षण करती। लेकिन योगी जी की सरकार में अपराध के और अपराधियों के समूल नष्ट के संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड इन सारे विषयों पर बेहतर है। हमारी सरकार ने, आपने देखा किस प्रकार से, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो या ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इस प्रकार से आतंकवादियों के ठिकानों को समाप्त करने का काम किया सरकार ने। उस संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़े और हमारा लिए ये गर्व करने की बात है कि हम आतंकवादियों के समूल नष्ट करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर सियासत बाद में और देश पहले होने का दावा कर रही केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने पर बीजेपी और विपक्ष के बीच तीखी बयानबाजी जारी है। बीजेपी का दावा है कि वो अपने लिए कुछ नहीं, देश के लिए सब कुछ कर रही है, जनता की निस्वार्थ सेवा कर रही है, समर्पण के साथ कर रही है, अडिग संकल्प के साथ कर रही है और ये सिर्फ नेतृत्व नहीं, उनका एक मिशन है। विकसित भारत का ये अमृत काल है जिसमें भारत ने आत्मनिर्भरता, समावेशी विकास और सुशासन के नए प्रतिमान गढ़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी।
उत्तराखंड की उड़ान अब और भी ऊंची होने जा रही है। लंबे समय से प्रतीक्षित एक और एयरपोर्ट की नींव अब रखी जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया है कि पंतनगर में एक नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण होगा, जिसकी आधारशिला खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे। यह एयरपोर्ट न केवल उत्तराखंड की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा, बल्कि राज्य के आर्थिक, औद्योगिक और पर्यटन क्षेत्र को भी नई रफ्तार देगा। इसी को लेकर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तराखंड, जहां पहाड़ों की ऊंचाई से लेकर घाटियों की गहराई तक विकास की नई इबारतें लिखी जा रही हैं और अब एक और अध्याय इसमें जुड़ने जा रहा है। पंतनगर में बनने जा रहे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्दूचौड़ के गंगापुर कबड़वाल में कार्यक्रम के दौरान ये बड़ा ऐलान किया। उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट निर्माण के लिए राज्य सरकार ने 800 एकड़ जमीन केंद्र सरकार को सौंप दी है। ये जमीन केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय को दी गई है, ताकि इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर जल्द काम शुरू हो सके। उत्तराखंड में पहले से ही जौलीग्रांट, पंतनगर और पिथौरागढ़ जैसे हवाई अड्डे मौजूद हैं, लेकिन अब पंतनगर को अंतर्राष्ट्रीय मानकों वाला एयरपोर्ट बनाया जाएगा। प्रस्तावित एयरपोर्ट से न केवल दिल्ली, मुंबई जैसे मेट्रो शहरों के लिए, बल्कि विदेशों के लिए भी सीधी उड़ानें संभव होंगी। हवाई अड्डे के विस्तार से आसपास के क्षेत्रों, खासकर उधम सिंह नगर और रुद्रपुर को प्रत्यक्ष फायदा होगा। इससे राज्य की लॉजिस्टिक्स, पर्यटन और व्यापारिक गतिविधियां भी तेज होंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में एक और बड़ी बात कही। उन्होंने बताया कि खुरपिया फार्म के पास स्मार्ट सिटी और इंडस्ट्रियल एरिया भी विकसित किया जाएगा। यानी एयरपोर्ट का असर सिर्फ ट्रैवल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये एक पूरी विकास श्रृंखला को जन्म देगा। बढ़ते कनेक्टिविटी विकल्प, बढ़ते रोजगार अवसर और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की उम्मीद अब उत्तराखंड को एक नई दिशा में ले जा रही है। स्थानीय लोगों में इस घोषणा को लेकर जबरदस्त उत्साह है। जिन हवाई सेवाओं के लिए अभी लंबी यात्रा करके मेट्रो शहरों तक जाना पड़ता है, अब वही सेवाएं उनके लिए जिले में जल्द उपलब्ध होंगी। व्यापारी, किसान, छात्र और पर्यटक सभी इस पहल को राज्य की उड़ान के लिए मील का पत्थर मान रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही इस एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। ये सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के भविष्य की नींव भी है। ये हवाई अड्डा एक दरवाजा बनेगा, राज्य को देश और दुनिया से जोड़ने का एक ऐसा कदम जो उत्तराखंड को ग्लोबल मैप पर और अधिक मजबूती से खड़ा करेगा। उत्तराखंड अब सिर्फ पर्वतीय पर्यटन नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क का भी केंद्र बनने की दिशा में अग्रसर है। पंतनगर एयरपोर्ट का निर्माण न सिर्फ उड़ान को, बल्कि पूरे राज्य के विकास को गति देने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 6 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगौली ने कैबिनेट को विस्तार से ब्रीफ किया। बैठक में कृषि, खनन, बाढ़ सुरक्षा, भवनों के सामाजिक कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इन प्रस्तावों में कृषि, खनन, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा और महिला और बाल विकास से जुड़े अहम निर्णय लिए गए हैं। बैठक में जैव प्रौद्योगिकी परिषद से जुड़े मामले में कैबिनेट ने बड़ी स्वीकृति दी है और परिषद के 2 केंद्रों में पहले से ही सृजित 46 पदों के संचालन के लिए नियमावली को मंजूरी दे दी गई है। वहीं हाईकोर्ट के निर्देशों के तहत खनन विभाग में 18 नए पदों को सृजित करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। कुल लगभग 53 किलोमीटर की लंबाई में जो फ्लड प्लेन जोनिंग का पूर्व में अधिसूचना हुई थी, उसमें आपत्तियां आदि मांगी गई थी, उसका अंतिम नोटिफिकेशन करने के लिए आज विभाग माननीय मंत्रिमंडल में आया था, जिसमें माननीय मंत्रिमंडल द्वारा इसको फ्लड प्लेन जोनिंग को अनुमति दी गई। इसके अतिरिक्त जो पूर्व में देहरादून में जो फ्लड प्लेन जोनिंग की गई है, रिस्पना, बिंदाल आदि में, उसमें निम्नलिखित कार्य किए जा सकेंगे, ये भी आज अनुमति दी गई। एसटीपी का निर्माण कार्य, इस फ्लड प्लेन जोन के अंतर्गत एसटीपी का निर्माण कार्य, रोपवे के टावर का निर्माण कार्य, मोबाइल टावर का निर्माण कार्य, हाई टेंशन की विद्युत लाइन, विद्युत ट्रांसमिशन के टावर को बनाने के लिए, और एलिवेटेड कॉरिडोर जो बनना है उसकी नींव और जो उसकी उप संरचनाएं हैं उसको बनाने के लिए आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी।
के जरिए से बताते हैं कि इस कैबिनेट बैठक में कौन से अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी है। इसमें रोजगार से लेकर बाढ़ सुरक्षा तक बड़े फैसले लिए गए हैं। इसके साथ ही नजर डालते हैं कि इन फैसलों पर कि आखिर वो कौन से प्रस्ताव और फैसले हैं। अगर बात करें पहले तो कृषि क्षेत्र को मजबूती देने के लिए 40 पद सृजित और इसके साथ ही कृषि और कृषि कल्याण विभाग में कामकाज को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से 46 नए पदों का सृजन किया गया है। इसमें विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। वहीं अगर नजर डालें दूसरे प्रस्ताव पे तो बागेश्वर में खनन निरीक्षण के लिए 18 पद बढ़ाए गए। हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में बागेश्वर जनपद में खनन गतिविधियों पर सख्ती और बेहतर निरीक्षण के लिए 18 अतिरिक्त पदों को मंजूरी दी गई है। यह कदम पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने की दिशा में अहम माना जा रहा है। वहीं अगर तीसरे सबसे बड़े अहम प्रस्ताव की बात करें तो बाढ़ सुरक्षा के लिए 5 निर्माण कार्यों को मंजूरी दी गई है। उत्तराखंड बाढ़ मैदान परिसीमन 2012 के तहत बता दें कि आसान बैराज से फॉल तक बाढ़ से बचाव के लिए 5 निर्माण कार्यों को मंजूरी दी गई है। इससे देहरादून समेत आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकेगा। इसके साथ ही पीडब्ल्यू के 5 गेस्ट हाउस अब पीपी मॉडल पर यानी कि लोक निर्माण विभाग के 5 विश्राम गृहों को पीपी मॉडल पर बता दें कि निजी क्षेत्र को सौंपे जाने की अनुमति दी गई है। इसका उद्देश्य इन भवनों से राजस्व अर्जन को बढ़ावा और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही आबकारी अधिनियम में महिला कल्याण के लिए नियमावली और आबकारी अधिनियम के तहत वसूले जाने वाले 1% सेस को अब महिला और बाल विकास योजना में प्रभावी ढंग से खर्च करने के लिए नियमावली तैयार कर दी गई है। इससे महिला सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं को और मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही सचिव शैलेश बगौली ने जानकारी भी दी है। इसके साथ ही बैठक के बाद सचिव शैलेश बगौली ने सभी प्रस्तावों की जानकारी दी और बताया कि सरकार का उद्देश्य सुशासन, पारदर्शिता और तेज विकास को प्राथमिकता देना है। इसके साथ ही बता दें कि सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया, जहां बैठक में 6 प्रस्तावों पर मोहर लगी और इसके साथ ही खनन विभाग के 18 पद और इसके साथ ही बता दें कि पीपी मॉडल पे करने की सहमति बनी है और इसके साथ ही आबकारी अधिनियम के तहत प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है और इसके साथ ही आबकारी अधिनियम में महिला कल्याण के लिए नियमावली तैयार की गई है और इसके साथ ही बता दें कि 1% सेस को इस्तेमाल करने की नियमावली भी तैयार की गई है और बता दें कि ये कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की गई, जहां प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। आज बात उस नेता की जिसने समाजवाद को बिहार की मिट्टी से उठाकर दिल्ली की राजनीति के सिरमौर तक पहुंचा दिया। आज लालू प्रसाद यादव का 78वां जन्मदिन है और इसे पूरी आरजेडी सामाजिक न्याय और सद्भावना दिवस के रूप में मना रही है। राबड़ी देवी के आवास से लेकर पार्टी कार्यालय तक जश्न का माहौल है। केक कट रहा है, कार्यकर्ताओं में जोश है और सोशल मीडिया पर जन्मदिन की तस्वीरें ट्रेंड कर रही हैं। लेकिन इस जश्न के बीच आज हम आपको उस लालू यादव की कहानी सुनाएंगे जो नेता बनने से पहले सिपाही बनना चाहते थे। इसी को लेकर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आज आरजेडी के सुप्रीमो और बिहार के दिग्गज नेता लालू प्रसाद यादव का 78वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया जा रहा है। आरजेडी ने इस अवसर को सामाजिक न्याय और सद्भावना दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है, जो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले कार्यकर्ताओं को एकजुट करने और सियासी संदेश देने का एक बड़ा मंच बन गया है। वहीं इससे पहले पटना में राबड़ी देवी के आवास पर 78 पाउंड का केक भी काटा गया और इस दौरान लालू यादव के साथ उनका परिवार भी मौजूद रहा। बिहार की सियासत में अपनी अनोखी शैली और बेबाक अंदाज के लिए मशहूर लालू प्रसाद यादव ने देश की राजनीति में एक अलग ही छाप छोड़ी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये शख्स जिसने बिहार की राजनीति को नई दिशा दी, वो कभी सियासत में नहीं बल्कि पुलिस की वर्दी पहनने के सपने देखते थे। जी हाँ, लालू यादव का पहला सपना था बिहार पुलिस में एक सिपाही बनना। इस सपने के पीछे की कहानी उतनी ही रोचक है जितना उनका सियासी सफर। तो चलिए आज उनके जन्मदिन पर आइए इस अनसुनी कहानी को करीब से जानते हैं। लालू यादव का सपना था पुलिस की वर्दी पहनने का। वो कानून के रक्षक बनना चाहते थे, मगर तकदीर ने उन्हें गरीबों का नेता और सामाजिक न्याय का सेनानी बना दिया। लालू प्रसाद यादव की जिंदगी एक ऐसी किताब है जिसमें हर पन्ना परिश्रम, संघर्ष, हिम्मत और प्रेरणा से भरा हुआ है। सिपाही बनने का उनका सपना भले ही अधूरा रहा, लेकिन इस सपने ने उन्हें उस रास्ते पर ला खड़ा किया जहां उन्होंने न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश की राजनीति को एक नया रंग दिया। आज जब हम लालू यादव को याद करते हैं तो एक किस्सा हमें उनके उस साधारण अतीत की याद दिलाता है जिसने एक असाधारण व्यक्तित्व को जन्म दिया।
कभी एक साधारण सिपाही बनने का सपना देखने वाला व्यक्ति आज देश का इतना बड़ा व्यक्तित्व है, जिनके इर्द गिर्द सत्ता के समीकरण के गणित बनते और बिगड़ते हैं। एक साधारण सिपाही बनकर अपने परिवार को गरीबी से निकालने का सपना देखने वाला शख्स कैसे राजनीति का सिरमौर बन गया और इस खास शख्सियत ने पूरे बिहार के गरीबों को वो आवाज दी जो अब दिल्ली दरबार तक सुनी जाती है। आइए आगे लालू यादव के राजनीतिक सफर की जानकारी के साथ ही वो दिलचस्प कहानी भी जानते हैं जब वे बिहार पुलिस में सिपाही बनना चाहते थे। गोपालगंज के फुलवरिया से शुरू हुआ सफर। लालू प्रसाद यादव वर्तमान में राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत के रेल मंत्री रह चुके हैं। उनका सिपाही बनने के सपने से सियासत के सिरमौर बनने तक की दिलचस्प कहानी जानने से पहले उनकी जीवन यात्रा के बारे में जानते हैं। लालू प्रसाद यादव का जन्म 11 जून 1948 को बिहार के गोपालगंज जिले के फुलवरिया गांव में एक साधारण यादव परिवार में हुआ था। उनके पिता कुंदन राय के पास मुश्किल से 1 बीघा जमीन थी और परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी, लेकिन लालू यादव में बचपन से ही कुछ अलग करने की जिद थी। सरकारी नौकरी करना चाहते थे लालू यादव। लालू यादव गांव के उन बच्चों में से थे जो सामाजिक सीमाओं को तोड़कर बड़ों से बेखौफ बात करते थे, लेकिन लालू यादव की पढ़ाई लिखाई भी आसान नहीं थी। 6 वर्ष की आयु में वे अपने बड़े भाई के साथ पटना आ गए। पटना विश्वविद्यालय के BN कॉलेज में उन्होंने LLB और राजनीति विज्ञान में मास्टर डिग्री हासिल की, लेकिन पढ़ाई के दौरान भी उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि उन्होंने बिहार वेटनरी कॉलेज में क्लर्क की नौकरी की, जहां उनके बड़े भाई चपरासी थे। और इस दौरान लालू यादव के मन में एक ही सपना पलता था कि एक स्थायी सरकारी नौकरी जो उनके परिवार की आर्थिक स्थिति सुधार सके। उस कालखंड में उनको अपने इस सपने को पूरा करने का सबसे ठोस रास्ता बिहार पुलिस में सिपाही की नौकरी में दिखा। उनके मन में राजनीति को लेकर कोई बड़ा सपना नहीं था। उन्हें लगता था कि छात्र राजनीति में भविष्य अनिश्चित है, एक सरकारी नौकरी ही उनकी जिंदगी को स्थिरता दे सकती है। एक बार BN कॉलेज में एक बड़ा धरना प्रदर्शन होने वाला था जिसमें लालू की मौजूदगी बेहद जरूरी थी, लेकिन वो वहां नहीं पहुंचे और आखिर जब वो वहां पहुंचे तो चोटिल अवस्था में पाए गए। जब उनके दोस्त ने उनसे पूछा कि क्या हुआ तो उन्होंने बताया कि सिपाही भर्ती में वो हिस्सा लेने गए थे, लेकिन वो उसमें असफल रहे। यह असफलता लालू के लिए निराशाजनक थी, लेकिन यही वो पल था जिसने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। उनके दोस्त ने उन्हें समझाया कि उनका भविष्य सिपाही की वर्दी में नहीं बल्कि राजनीति में है। इस घटना के बाद लालू ने छात्र राजनीति में और अधिक सक्रियता दिखाई और यहीं से उनके सियासी सफर की नींव पड़ी। वर्ष 1977 में मात्र 29 साल की उम्र में वे जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में लोकसभा सांसद चुने गए और सबसे कम उम्र के सांसदों में से एक बने। इसके बाद वर्ष 1980 और 1985 में वे बिहार विधानसभा के सदस्य रहे और 1989 में विपक्ष के नेता बने। 1990 में वे बिहार के मुख्यमंत्री बने और उनकी अनोखी शैली ने उन्हें न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश में मशहूर कर दिया, सामाजिक राजनीतिक स्वरूप को बदल दिया। लालू यादव ने अपनी सियासत में गरीब, बूढ़ों और विशेष रूप से यादव और मुस्लिम समुदाय को एक नई आवाज दी। उनकी नीतियों और बयानों ने बिहार की सामाजिक और राजनीतिक स्वरूप को बदल कर रख दिया। हालांकि उनके करियर में दाग लगे और चारा घोटाले जैसे विवादों में वो रहे। उनको फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसी